आज हम लोग पढ़ेंगे अपने चैनल पर नया वीडियो है। ये मध्यकालीन इतिहास का सबसे बढ़िया टॉपिक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होने वाला ये निर्णायक युद्ध में से एक है। 12वीं सदी की अगर बात करें हम लोग तो बहुत बड़ा सुंदर युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान की वीरता को अगर देखा जाए तो कभी कमी किसी में कमी नहीं रही। तो सर ये कैसा वीडियो लगा आपको, और बिल्कुल आप जरूर बताएं इसके बारे में कमेंट में। तराइन का पहला युद्ध रेडी होने वाला है, और तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से टकराने वाला है। दिल्ली, कन्नौज, वाराणसी का ये क्षेत्र है, वो हर हमेशा हिंदुस्तान पर अपना हक जमाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो पृथ्वीराज चौहान को ललकार रहा है। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल राजपूत, गजब का टैलेंट और हर चीज से बेहतर। पृथ्वीराज चौहान के सामने बिल्कुल वो टिकने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होगा सर वो। और मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान की तरफ वो किस रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से वो पुनः लौट के आएगा। एक जो पहले छवि रह चुकी है इस्लाम के 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का हमला, वो पुनः वो सत्ता स्थापित करना चाह रहा है मोहम्मद गौरी। लेकिन ऐसा बिल्कुल इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तराइन का पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से टकराने वाला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वही काम इसके पहले जो मूर्ति भंजक मोहम्मद गजनवी को देखा जाए, जो इसके पहले 17 बार आक्रमण भी कर चुका है। मोहम्मद बिन कासिम को पीछे देखा जाए, वो सब पीछे छोड़कर आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग सर इतिहास के पन्नों पर यह लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने इसके पहले 16 बार माफ कर चुका है। 16 बार, कहीं 12 बार इसका उल्लेख है, लेकिन ये बिल्कुल माफ किया गया इसे। ये बहुत बड़ी भूल है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ललकार रहा है कि हिंदुस्तान में जाऊंगा, हिंदुस्तान के सत्ता पर मैं अपना बिल्कुल अधिकार करूंगा। और ये दिल्ली पर कब्जा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की तरफ से रेडी हो जाता है। ये सूचना मिलती है पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गौरी जो गौर प्रदेश से बिल्कुल ये आगे आ रहा है, और ये दिल्ली पर, कन्नौज पर, और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो क्षेत्र पंजाब का उधर से रास्ते हुए ये सबको कब्जा करना चाह रहा है। अब यहाँ से तराइन का पहला युद्ध स्टार्ट होगा, जो 1191 ईस्वी में हुआ है। ये आपको डेट थोड़ा याद रखना, ये महत्वपूर्ण डेट है। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध, और ये कह सकते हैं कि जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो उसमें ये निर्णायक युद्ध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी आपस में टकरा जाता है। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जब आपस में टकराता है तो सर उसकी सेना बिल्कुल भी कह सकते हैं कि टिक नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मोहम्मद गौरी को किसी के घर में हरा देना ये बिल्कुल बस की बात नहीं, वो भी पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब सारी चीजें सर दिखाई गई हैं। अभी हाल ही में अपने एक पिक्चर भी आया है इसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान ने अक्षय कुमार का जो रोल किया है। फिल्म में जो दिखाई गई वो चीजें थोड़ी अलग है, लेकिन सच्चाई तो यहाँ पर यह है कि इससे लोग बहुत पीछे हैं। यही चीज करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान में क्या वीरता थी। तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हिर रहा है तराइन का पहला स्थान पर, और मोहम्मद गौरी कह सकते हैं कि उसको अंदाजा पता नहीं कि पृथ्वीराज चौहान क्या चीज है। कोई भी सेनापति इसके सामने आता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने बिल्कुल कोई भी टिक नहीं पाता है। और कहा जाता है कि तराइन का जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना पीछे हटने लगती है। जब यहाँ पर से पीछे हटता है तो मोहम्मद गौरी को लगता है कि बिल्कुल एक राजपूताना, एक राजपूत से एक पंगा हुआ है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मुझे यहाँ से मार खा के हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, और ये भूल थी पृथ्वीराज चौहान की। उसे मोहम्मद गौरी को वहीं पर मार देना चाहिए था, लेकिन ये मोहम्मद गौरी उसके दरबार में आकर उसे बंदी बना के लाया गया है। और मोहम्मद गौरी का ये कहना है कि सुनने में है कि हिंदुस्तान के जो सभी जो वंशज होते हैं ये माफ कर देते हैं, आप मुझे भी एक बार माफ कर दें, मैं हिंदुस्तान की तरफ कभी भी अपना नजर, अपना कदम नहीं उठाऊंगा। ये भूल है पृथ्वीराज चौहान की, है ना। दुश्मन को वहीं पर लटवार करके वहीं पर मार देना चाहिए था। छोटी सी भूल आगे चलकर गलत भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, जो इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है वो इतिहास के पन्नों पर सच बताया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भीख मांगता है अपनी मौत का, अपने दावत का, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देता है ना। और पृथ्वीराज चौहान छोड़ देता है, और यहाँ से वो हिंदुस्तान से बाहर की तरफ चल जाता है, और कहता है वो कभी नहीं आएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बड़ा प्रसिद्ध कवि रहता था जिसका नाम है चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे चलकर आप जानते होंगे इसके बारे में, इतिहास के पन्नों पर पढ़ाया गया हुआ, क्लास में बहुत बार इसका जिक्र भी होता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ रहा है यहाँ पर से। चंद्रवरदाई उसको बता रहा है कि बिल्कुल दुश्मन को जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे वसूल में ऐसे नहीं है, दुश्मन को एक बार माफ भी कर दिया जाना चाहिए। मोहम्मद गौरी यहाँ से पुनः लौट जाता है और अपना प्रदेश जाता है, और उसे लगता है कि वाकई में कुछ तो हुआ है, किसने पंगा तो दिया है। अपने आप पर वो कह सकते हैं कि शर्मिंदगा महसूस करता है बाहर जाकर,
और पृथ्वीराज चौहान को बहुत लोग समझाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो बात हुई। बात यहाँ पर सिर्फ ये हो जाती है, कन्नौज में एक राजा और रहता है जिसका नाम होता है जयचंद। और जयचंद का थोड़ा थोड़ा दुश्मनी कर कह सकते हैं कि मतलब ईर्ष्या करता है उससे, दुश्मनी करने का सेंस नहीं, मतलब थोड़ा सा घृणा करता है पृथ्वीराज चौहान से। ये इसलिए करता है कि कुछ कुछ सत्ता को भी लेकर हुआ था, और कुछ कुछ बात यहाँ पर ये हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम हुआ था ना वो जयचंद की बेटी संयोगिता से ही हुआ था। हद तो यहाँ पर ये हो जाती है कि अपनी बेटी के लिए ये स्वयंवर मचाता है। जब स्वयंवर मचाता है तो स्वयंवर में सभी राजाओं को न्योता दिया जाता है, लेकिन संयोगिता का कहना बस एक ही चीज है कि अगर मेरा विवाह अगर होगा तो वो श्री पृथ्वीराज चौहान से होगा। लेकिन वो बिल्कुल, उसके जो पिता होते हैं जयचंद, वो बिल्कुल कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और कहते हैं इस महफिल में सभी राजाओं को बुलाया जाता है। मनाने का प्रयास करता है जयचंद, उसे जो भी बताना है बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इस प्रयास में सभी राजा उसके सब पास आते हैं। बड़ी महफिल में ये बात संदेश पहुंचती है पृथ्वीराज चौहान को कि संयोगिता का विवाह स्वयंवर मचाया जा रहा है। ये संदेश उसके पास आया। ये बात पृथ्वीराज चौहान देखकर हैरान है, सुनकर हैरान है कि क्या होने वाला है अब। और पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दरबार में जाएगा और कहता है कि संयोगिता को उसी भरी दरबार से उठा लेता है और कहते हैं कि प्रेम है तो फिर डरना किस बात की। आप समझ ही रहे हैं आगे क्या होगा। बस यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अब जयचंद के दरबार में आएगा और कहते हैं कि सभी राजाओं के पुतले पर पृथ्वीराज चौहान का पुतला भी खड़ा कर दिया जाता है, और संयोगिता के हाथ में माला दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको जो इसमें राजा पसंद है उस राजा को आप उठा लें, मतलब अब उससे मतलब कि विवाह कर लें उससे। पृथ्वीराज चौहान एंट्री कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जब वो आता है संयोगिता, उस दरबार में आकर कहा जाता है कि संयोगिता जो है ना, उस पुतला जो होता है उसका पुतले के ऊपर ही माला पहना दिया जाता है, और कहा जाता है कि प्रेम अगर उसी वंशज से हुआ है तो विवाह भी हर संबंध में हर जन्म में उसी के साथ होगा। और पृथ्वीराज चौहान वहां पर जाने के लिए निर्णय कर लेता है। ये स्वयंवर है, ये आप एनिमेशन है, थोड़ा सा आपको दिखाया गया कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आए कि वाकई में क्या हुआ था। ये ऐसा ही है, इतिहास के पन्नों पर आप देखेंगे तो वाकई में लिखा गया है। संयोगिता अब जो राजा है वो राजा उसमें किसी को पसंद नहीं करता है और वो आगे निकल जाती है और वो जाती है पृथ्वीराज चौहान के पुतले के पास और पुतले पर ही जाके अपना माला को पहना देती है। इस बीच में सर धीरे धीरे एंट्री हो जाएगी पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज चौहान का पुतला है, आप देख पा रहे हैं। ये बेइज्जती करने के लिए जयचंद को लग रहा था इस महफिल में इसका इज्जत को कह सकते हैं खोया जाएगा थोड़ा, है ना, लेकिन ये तो प्रेम उसी से करती थी। आप समझ रहे हैं, डायलॉग है भैया अक्षय कुमार का बाबू राव का चक्कर, समझ ही रहे हैं आप, है ना। ये सारी चीजें हैं सर, ये तो आप समझ रहे हैं सर, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज चौहान हमला कर दिया है कन्नौज के राजा जयचंद के ऊपर, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है और वहां पे जाता है और कहते हैं कि बड़ी महफिल में जयचंद का बड़ा बेइज्जती कर देता है। इससे बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं उसकी बेटी संयोगिता को वहीं पर से लेके चला जाता है। आज आप समझ सकते हैं ये बात रियल है, ये बात ऐसी ही हुई है। स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चले गए थे। अब इस बात से हैरान परेशान है कि इतने राजाओं के सामने मुझे ललकार रहा है पृथ्वीराज चौहान, और कहते हैं ललकारने के पश्चात अब पृथ्वीराज चौहान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है। और सर ये लेके चले गए संयोगिता को, आप समझ ही रहे हैं सारी चीजें, है ना। अब पृथ्वीराज चौहान जो उनके साथ विवाह कर सकते हैं, ये अपने आप शर्मिंदगी कर रहा है कि अब क्या करे क्या नहीं करे। फिर से ख्याल आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पृथ्वीराज चौहान को दोबारा टक्कर दे सकता है, और जो संदेश भेजाता है वही कराइन का पहला युद्ध में हारा हुआ कह सकते हैं कि एक गद्दार जो हमारे देश के साथ बहुत, ये तो है सर कि देश की इस झंडे को फहराने के लिए चाहे वो शिवाजी हो चाहे कोई भी हो, हमारे एक से एक वीर सिपाही हैं। और ये वीर सिपाही अगर किसी प्रकार का उसको कोई कमी खली है तो हमारे गद्दारों से कमी खली है। और कहते हैं कि ये शिवाजी और भी मराठा साम्राज्य में झंडा फहराया था, और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए, मतलब उससे मारने के लिए मोहम्मद गौरी को संदेश भिजवाया गया है जयचंद के द्वारा कि आप आइए पुनः हिंदुस्तान, और आप जो आपको पृथ्वीराज चौहान ने तान के पहले युद्ध में पटकनी दी थी, जिसके सामने आपने ललकारा था, उसको दोबारा मौत के मारने की सजा के लिए आपके पास सारी चीजें रेडी हैं। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी इस चीज से बहुत प्रसन्न होता है, उसको लगता है चलो कोई अगर दुश्मन मेरा भी है और वो उनका अगर दुश्मनी का अगर पूरी राज को कर खोल रहा है तो मैं इसे बिल्कुल स्वीकार कर लेता हूँ। और वाकई में ये बात सच है कि सर मोहम्मद गौरी इस बात से प्रसन्न होता है, जयचंद को मिला लेता है। जयचंद का कहना होता है कि आप पृथ्वीराज चौहान को मारिए और पैसे लीजिए और यहाँ से जाइए, मैं दिल्ली का सुल्तान मैं बनूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और मोहम्मद गौरी अब रेडी है हिंदुस्तान के आने के लिए। अब सर पुनः तराइन का दूसरा युद्ध होगा। यह बात कुछ दिन के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई थी, लेकिन भनक नहीं था कि वो आएगा।
पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल रेडी नहीं है सर, और कह सकते हैं अगर कोई पीछे से वार करता है तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। अब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आ रहा है, और हिंदुस्तान आने के बाद वो तराइन का पहला युद्ध पुनः, जो आप देख पा रहे हैं हरियाणा का जो लोकेशन है, पंजाब का जो लोकेशन है, ये क्षेत्र का है। ये क्षेत्र के देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो पुनः ये सब सारी चीजें जो होती है, ये अगर आप बेहतर करेंगे तो तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी रेडी है हिंदुस्तान आने के लिए, और वो बिल्कुल खुश है इस बात से, लेकिन उसे क्या पता है कि ये क्या होने वाला है। और जयचंद को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ये चीजें नहीं है। और कहते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी अच्छे ढंग से सर जीतने के रेडी हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो रेडी रहता नहीं है। इसको पता नहीं कि उसका दोस्त उसके साथ गद्दारी कर चुका है। जब ये सारी चीजें जब नहीं हो पाती है तो फिर कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में रेडी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं रहता है। जब पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं रहता है तो कहा जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर से बंदी बना लिया जाता है। और कहते हैं कि जो बात जयचंद ने कहा था कि आप इसको मारिए और यहाँ से साम्राज्य को जीत के जाइए आप, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये अपना फताका को फहराना चाहता है कि क्या क्या यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। बात तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में जो जयचंद जो कह रहा है कि आप इसको जल्दी से मारिए और आप पुनः जाइए, ये तो पता ही होगा कि पुनः तराइन के युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध होता है, जो 2 साल के बाद होता है 1194 ईस्वी में, जिसमें कि इस बार जयचंद को वो टिका लेता है। टिकाने का सेंस ये हो गया कि उसको भी मार दिया जाता है, और बहुत बड़ी सेना को लेकर आता है। पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया जाता है। ये बात को अच्छे ढंग से आप जान पा रहे हैं। इस बार पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल थोड़ी कमजोर बढ़ रही है इसमें चीज में। बात तो यहाँ पर ये हो जाता है सर कि वो रेडी रहता है, और जब कोई शख्स रेडी नहीं रहे, और बात यहाँ पर यह है कि और भी कि अपने लोग उसमें मिले हुए हैं। अगर अपने लोग अगर नहीं मिले रहते तो फिर तो बात तो बनती, मजा तो आता। और ये पृथ्वीराज चौहान है जिसे सर जी बिल्कुल हवाओं के झोंके को कह सकते हैं बदल दिया जाएगा, है ना, और बदल जाते थे। ऐसे ही तूफान कह सकते हैं ये हमारे हिंदुस्तान का है। आज भी एक हिंदुस्तान पर एक गर्व है कि ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे महावीर का जन्म हुआ है, और आज भी दिलों की याद में जिंदा है। और युद्ध सर निर्णायक होता है, और इस युद्ध में बहुत सारी क्षति होती है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना को, क्योंकि वो हमला करता है, ये रेडी बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये युद्ध चल रहा है, छोटा सा आप देख पा रहे हैं, इसको यही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप बताएंगे कि आप वीडियो के अंत में आपको ये कैसा लगा। अगर आप अगला वीडियो भी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत चाहिए ही आपका, है ना। ये बिल्कुल है, ये बात पता ही आपको तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें वो बेहतर करता है, लेकिन उसके पास धनुर्धर अगर कहिएगा तो अच्छे अच्छे रहते हैं वो, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान के भी बहुत सारे सैनिक उसके साथ सपोर्टिंग में रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान कब तक कोई लड़ेगा, इसका कोई चांस नहीं हो सकता। पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता को अंतम तक दिखाते रहा, और जब तक लड़ने का प्रयास हो तब तक लड़ता रहा, है ना। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अंतिम तक लड़ने के पश्चात ये क्या हो जाता है सर, इसकी कह सकते हैं इसकी हार हो जाती है। और मोहम्मद गौरी ये क्या करेगा, उसको पुनः बंदी बना लेगा, और जब पुनः वो बंदी बना लेगा तो पुनः बंदी बना के ये अपना अपना प्रदेश लेके चला जाता है। और कहा जाता है कि उसे अपने जीवन का जो निर्णायक होता है, और उस युद्ध में उसे बंदी बनाकर, और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है ना अपने सियासन के प्रदेश में एक पृथ्वीराज चौहान को वहां पर दोनों आंखों में बिल्कुल अंधे कर देते, मतलब मार के उसे, है ना। और कहा जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल सर ये जो आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल यही चीजें हुई थी, यही बात तो हुआ भी था, यही बात सत्य भी है कि इनकी वीरता को कभी छुपाया जा सकता है ना। बहुत वीर हैं ये, बहुत सिपाही हैं ये हिंदुस्तान के, आज भी दिलों के याद में ये जिंदा है, कभी कमी नहीं छोड़ सकते हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान से अगर किसी को बस प्रेम है तो वो सारे भारतवासियों को है, आपको भी होना चाहिए, हमें भी है ना। कभी भी देश के साथ उलटफेर करने का प्रयास भी कोई नहीं करे, अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल आवाज उठाएं, उसको बताएं कि बिल्कुल हिंदुस्तान सौभाग्य से मिला है आपको और हमें। थोड़ी सी दर दर हो जाती तो मिस्टेक हो जाता। सर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के पहुंच चुका है, और ये जयचंद बोल रहा है कि जो हम दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, समझौता को पूरा कर दिया जाए। उसको कौन पता है कि अगर तुम अपने का नहीं होते हैं तो फिर दूसरे का कैसे कोई हो सकता है। बिल्कुल अपना कोई नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये बात आप रामायण में भी देखे होंगे, विभीषण का भी कुछ कुछ कहानी का भी रोल है, राम जी को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ ये बात भी है गलत का सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप, तो आप गलत हैं। लेकिन हर हमेशा सच्चाई को सपोर्ट करके आपका भी कोई भी है उसके प्रति आप खड़े हैं तो बिल्कुल आप सच्चे हैं, आप बिल्कुल आपका बेहतर है। और ये पृथ्वीराज चौहान
जयचंद को बंदी बना के इसकी भी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये चीजें चंदावर के युद्ध में भी दिखाया जाता है, चंदावर के युद्ध में भी होता है। अभी तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से ले गया है। जब लेके जाता है तो उसके आंख फोड़ दिए जाते हैं। आंख फोड़ने के बाद कहा जाता है कि जब उसे बंदी बना लिया जाता है तो चंद्रवरदाई उसके दरबार में जाता है और कहते हैं कि बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान में एक अलग टैलेंट है, मतलब कह सकते हैं एक अलग कला है उसमें। इसी बीच में मोहम्मद गौरी कह सकते हैं कि आज जिसको मेला कहते हैं, जो बड़ा मतलब बहुत बड़ा महाकुंभ कहते हैं, मोहम्मद गौरी वहां पर एक तीर के निशाना, मतलब कह सकते हैं कि वो तीर का निशाना कर सकते हैं सिर्फ, मतलब कि तीर मारना है आपको, मतलब धनुर्वेदी वहां सिखाया जाएगा, मतलब करवाया जाएगा। इसका मजा लेना चाहता है मोहम्मद गौरी। ये बात चंद्रवरदाई उसके सामने आता है और कहा जाता है कि मेरा भी जो पृथ्वीराज चौहान है ये भी एक धनुर्विद्या ज्ञान जानता है, ये भी कहीं से भी अगर आवाज आती है तो वहां से आवाज पुनः दोबारा कभी नहीं आ पाएगी, ये ऐसा संदेश देता है। और कहते हैं कि इसके सामने पृथ्वीराज चौहान बड़ा वीरता से दिखाया जाता है सर, है ना। अब मोहम्मद गौरी का यहाँ से एक नया कला दिखा जाएगा आपको। अगर देखा जाए तो अगर आप देखेंगे ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो वाकई में ये बात वो उसके बंदी के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीखता है वो, है ना। उसके सामने बंदी है, लेकिन ये जो कहा जाए कि गिड़ाया, लेकिन ये कभी नहीं, है ना। राजपूत सर क्षत्रिय ये सब समझ ही पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के गौरवों में से एक है ना। बाद में भी सर ऐसा नहीं कि वो जो लोग और सिपाही बन के खड़े उनका क्या, बिल्कुल सर वो वही तो प्रेम है, वही तो असली फौजी है, यही तो है जो देश के लिए रक्षा कर रहा है आज भी। वतन अपनी मिट्टी से भी प्यार है, हिंदुस्तान से तो हमें भी आज भी प्यार है ना। वाकई में कोई अगर खून से अगर कुछ और लिखता होगा तो खून से आप हिंदुस्तान लिख दीजिए, ये आज भी आपको मन में बैठा हुआ रहना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान बताया जा रहा है उसको कि आप अगर लग रहा है कि अगर आप जीत गए हैं तो एक बार सामने सामने से भी हो जाए, लेकिन मोहम्मद गौरी को लगता है ना गलती हो जाएगी तो फिर बाबा मिस्टेक हो जाएगा इस बार, है ना। और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, और कहते हैं कि ज्यादा बोलने मतलब आवाज उठाया जा रहा था इसलिए पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ दी जाती है, आप देख पा रहे हैं। और कहते हैं आगे चलकर यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है जिसमें कि तीर के निशाने साधने के लिए होंगे, जिसमें तीर जब निशाने साधने के लिए जब होता है तो सर उस बीच में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अंतिम में इस तीर में बहुत अच्छा खासा काम करता है पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर कह सकते हैं कि मार दिया जाता है। चंद्रवरदाई वहां जाने के लिए रेडी है। ये तो अच्छी बात है कि वो बताता है कि वो किसमें क्या क्या टैलेंट है, लेकिन सर आज भी वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, महाराणा कुंभा हो, जो भी शिवाजी भी हो, है ना, और आज के वीर सिपाही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किसी का भी नाम लिया जाए तो बिल्कुल वो किसी से कम नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए आज भी दिलो याद में आज ताज़ा बिल्कुल जिंदा है। तो सर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो अगला युद्ध जो कह सकते हैं कि तराइन का चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर के युद्ध में क्या क्या सारी चीजें होती है, इसको अच्छे ढंग से देखा जाए। सभी को जय हिंद। बिल्कुल आप कमेंट में बिल्कुल बताइए वीडियो आपको कैसा